विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन से की मुलाकात। कहा, दोनों देशों के मजबूत पक्षों में सहयोग बढ़ाने के साथ ही अधिक से अधिक व्यापार सहयोग और लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर बनी सहमति। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूजीलैंड के समकक्ष नानया महुता से भी की वार्ता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की डूबने से हुई मौत, जबकि कई अन्य लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तरकाशी में बर्फ के तूफान में फंसे एनआईएम के ट्रेनी पर्वतारोहियों को बचाने के लिए बचाव अभियान को किया गया और तेज। आईटीबीपी ने मटली बेस कैंप की ओर से और कई टीमें घटनास्थल के लिए भेजी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया गया हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड। हिमस्खलन आपदा में अब तक 9 शव बरामद, 29 लोग अब भी फंसे। उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्र की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्योंगयांग के मिसाइल प्रक्षेपणों पर की चर्चा। उत्तर कोरिया ने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की निंदा। वहीं अमेरिका में कोरियाई प्रायद्वीप पर गंभीर खतरा पैदा करने का लगाया आरोप। ओपेक और सहयोगी देश तेल उत्पादन में भारी कटौती करने पर हुए सहमत। नवंबर से तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की होगी कटौती। अमेरिका ने जताई नाराजगी। वहीं सऊदी अरब ने बढ़ती ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए कटौती को बताया जरूरी। और थाईलैंड के नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में एक चाइल्ड सेंटर में हुई मास शूटिंग में कम से कम 34 लोगों की मौत। मरने वालों में 22 बच्चे भी शामिल। पूर्व पुलिस अधिकारी ने दिया क्रूर घटना को अंजाम। 34 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी शख्स ने अपने बच्चे और पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप ने जीता बैडमिंटन का महिला एकल खिताब। फाइनल में महाराष्ट्र की मालविका बंसोड को दी शिकस्त। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय न्यूजीलैंड की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन से मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री ने जेसिंडा अर्डन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत अभिवादन की जानकारी दी। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा द्विपक्षीय सहयोग को और भी गहरा करने पर चर्चा हुई। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानया महुता के साथ बैठक की। बैठक के बाद न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। In terms of our meeting today, obviously a large part of our conversation went to strengthening our bilateral relationship, and the sum and substance of it was really an understanding that we should play to each other's strengths, which specifically meant business, education, technology, the digital world, agricultural trade, talent, and most of all, people-to-people connect, because that's at the heart of both our societies. एस जयशंकर ने साथ ही न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री से वहां पढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया और कोविड के कारण प्रभावित भारतीय छात्रों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए शीघ्र वीजा प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया। We spoke a bit about the need for better air connectivity. I also raised with the Minister concerns which some of our students have faced, students who had to leave New Zealand during the COVID period and who didn't have the opportunity to get their visas renewed.
I urged a fairer and more sympathetic treatment for them. Also, students who are waiting to come to New Zealand to pursue their studies and whether the visa process for them could be hastened. इसके अलावा विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड मिलकर बड़े मंच क्षेत्र को आकार दे सकते हैं। उन्होंने साथ ही दुनिया में भारत द्वारा कुछ पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन प्रमुख है। India and New Zealand together, we shape the larger region, the Indo-Pacific region. There was a discussion on some pressing issues like the situation, the security situation in the Indo-Pacific, the consequences of the Ukraine conflict, and naturally we spent some time on the major global issues. Most of all, climate action, climate justice. Some of the initiatives which India has been sponsoring over the last few years, the International Solar Alliance, the Coalition for the Disaster Resilient Infrastructure, the initiative for the resilient island states. बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता में P20 सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन में उन्होंने G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों से मुलाकात की। ओम बिरला आज अपने संबोधन के दौरान दुनिया की समस्याओं पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। इस सम्मेलन में वे 2 बार अपना संबोधन देंगे। राजधानी दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का दीक्षांत समारोह 2022 गुरुवार को आयोजित किया गया। इसमें करीब 2600 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। समारोह में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे व्यवसाय में आज जरूरत है कि अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। I am confident that each one of you, chartered accountants, will bridge the gap between rural India and urban India, developed India and developing India, the rich and the poor, investors and entrepreneurs, all the stakeholders who rely on our records and our certificates, and will help the country progress towards a developed nation by 2047. केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने आज बेंगलोर दूरदर्शन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हमारी संवाददाता आयशा खानम से डीडी न्यूज और डीडी इंडिया की बढ़ती लोकप्रियता पर बातचीत की। केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव ने कहा कि डीडी इंडिया को ब्रेकिंग न्यूज श्रेणी के लिए एवियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाना इस बात का प्रमाण है कि दर्शकों में डीडी इंडिया अपनी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ा रहा है। डीडी इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है और डीडी इंडिया एक तरह से हमने जो भारत की बाहर जो हम जो है अपना देना चाहते हैं उसके लिए डीडी इंडिया ने एक शुरुआत करी है और उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक जो है अवार्ड मिला है। तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि डीडी इंडिया डीडी न्यूज़ से एक अलग जो बाहर के लोग हैं उनको भारत की जो कहानी है उसको बताने के लिए यूज़ करा जाता है और उसमें मेरे ख्याल से उनको काफ़ी सक्सेस मिल रहा है। जनरल रावत के जो दुर्घटना हुई थी, जो उनकी मौत हुई थी, उसके लिए अवार्ड मिला था, ब्रेकिंग न्यूज़ अवार्ड मिला है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ में भी अब डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़ आगे हैं। ये तो हमारी अपेक्षा है ही है कि दूरदर्शन जो पहले भी जो है हमेशा से जो है देश की आवाज़ रहा है, आगे भी ये ऐसे ही आवाज़ रहेगा और जो है केवल देश में ही नहीं विदेश में भी जो है देश की आवाज़ को पहुंचाना ये दूरदर्शन का काम है जो डीडी इंडिया सक्सेसफुली कर रहा है। जी,
तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डीडी न्यूज़ किस तरह से एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, तो इस ट्रांजिशन को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग और इसकी प्रेजेंटेशन में किस तरह से बदलाव आने की ज़रूरत है और क्या क्या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? डीडी इंडिया ने डिजिटल के ऊपर मेरे ख्याल से एक यप टीवी के साथ भी उन्होंने जो है उस पर कोलैबोरेशन किया है, साथ में यूट्यूब वगैरह पे भी उनका जो है प्रोग्रामिंग अवेलेबल है। 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और उससे रेवेन्यू भी इनको अच्छा आ रहा है। तो ये एक खुशी की बात है कि आगे जो है आगे जाके डिजिटल ही एक मीडियम में जो है ग्रोथ होती है और यंगस्टर्स भी डिजिटल मीडियम में देखते हैं, तो ये इससे अच्छा इनको लाभ मिलेगा। आप इंटरनेशनल इनोवेटिव फिल्म फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं, तो इंटरनेशनल इनोवेटिव फिल्म फेस्टिवल किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री और जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन रहा है? इस बार जो है दुबई में और कांस में भारत ने बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो है मंत्री जी खुद स्वतः भी उपस्थित रहे और वहाँ पर इन लोगों ने जो है काफ़ी वहाँ से लोगों से कोलैबोरेशन करके आज उनकी फिल्मों को यहाँ लाए हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ बुलाया है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा कोलैबोरेटिव स्टेप है, जिससे कि विदेश की फिल्में यहाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में उसका सुचार हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फ के तूफान में फंसे एनआईएम के ट्रेनी पर्वतारोहियों को बचाने के लिए बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया है। आईटीबीपी ने मटली बेस कैंप की ओर से और कई टीमें घटनास्थल के लिए भेजी हैं। वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम भी आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनआईएम और एनडीआरएफ के साथ खोज और बचाव अभियान में शामिल हो गई है। इसके अलावा 16,000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया गया है, जिसमें आज सुबह लैंडिंग की टेस्टिंग सफल रही। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के मुताबिक इस हिमस्खलन आपदा में अब तक 9 शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी 29 ट्रेनी पर्वतारोही फंसे हुए हैं। उधर इस हादसे के बाद उत्तरकाशी के डीएम ने मौसम विभाग द्वारा जारी बारिश और हिमपात की चेतावनी के बाद उत्तरकाशी जिले में अगले 3 दिनों के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि मंगलवार को ये दल द्रौपदी डांडा 2 चोटी फतह करने के बाद लौटते समय हिमस्खलन का शिकार हो गया था। आईटीबीपी के जनसंपर्क अधिकारी विवेक पांडे ने बताया कि सभी टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। घटनास्थल पर कुछ शव हैं जिन्हें आज हेलीकॉप्टर द्वारा उत्तरकाशी में हेलीपैड पर लाया जाएगा। आज मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर्स ने ट्रायल लैंडिंग करी थी वहाँ पे और वो सफल रही थी। अभी हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई करना शुरू कर दिया है। सुबह मौसम थोड़ा ख़राब था नीचे तलहटी पे, लेकिन अभी मौसम क्लियर है और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। कुछ डेड बॉडीज़ हैं वहाँ पे बेस में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कुछ डेड बॉडीज़ को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से नीचे लाया जाएगा। मातली के उत्तरकाशी 12th बटालियन का जो हमारा हेलीपैड है वहाँ पे लाया जाएगा और फिर फर्दर उसकी कार्रवाई करके स्थानीय प्रशासन को उनको सौंप दिया जाएगा। हमारे पास एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो है गुलमर्ग का, वहाँ से भी एक टीम पहुँची है और उनको भी बेस कैंप पे हम लोगों के साथ पहुंचा दिया गया है। वहाँ पे जो हमारी टीम थी उनके साथ मिलकर उन लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में योगदान देना शुरू कर दिया है। एनआईए की ओर से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों को एफआईआर की कॉपी मुहैया कराने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले पर हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आज आरोपियों की ओर से वकील ने दिल्ली कोर्ट के सामने ये मामला रखा था। आरोपियों की दलील है कि कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक एफआईआर की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराना जरूरी है, इसके बावजूद उन्हें कॉपी देने से इनकार किया जा रहा है। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने आज दिल्ली पार्टी मुख्यालय में केजरीवाल सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हमेशा ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार कितनी भ्रष्ट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिजली कंपनियों में दिल्ली सरकार का शेयर है। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन कंपनियों के बोर्ड में दिल्ली सरकार का हित देखने वालों को नहीं बल्कि घोटाला हो ये देखकर निदेशक रखा। 2013 में केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे, डिस्कॉम्स जो है उनको बदल देंगे इसलिए कि ये चोर कंपनियां हैं।
चोरी करती हैं, घोटाला करती हैं और इनको हम बदलेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसी कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आज इनके साथ ही आप साठगांठ करके वही जिसके बारे में आप कहते थे कि चोरी को रोकेंगे, आज खुद चोरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने फायदे के लिए 18% की जगह 12% रेट लगा दिया। आज केजरीवाल चोर कंपनियों के साथ खड़े हैं और उन्होंने आज तक जनता का हित नहीं बल्कि अपना और अपनी पार्टी का हित देखा है। 21,250 करोड़ का बकाया वसूल करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, अगर लेट पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% था, सबसे पहले तो उन्होंने उस 18% को 12% जो है बोर्ड ने कर दिया। अब बोर्ड में पहले तो सरकारी ऑफिसर्स थे, वो बोर्ड में ऐसी काम नहीं करते थे, इसलिए इससे नुकसान तो सीधे एक साल में 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। पुराने बकाये के साथ 8,500 करोड़ का दिल्ली सरकार को घाटा हुआ। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में विजयादशमी के दिन देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लापता हैं। ये घटना बुधवार शाम के वक्त हुई, जब विसर्जन समारोह में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग माल नदी के किनारे जमा हो गए। खबरों के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जलपाईगुड़ी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हूं, अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं। उधर केरल में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना पलक्कड़ जिले के वड़क्कमशेरी में आधी रात को हुई। स्कूली बच्चों को ले जा रही पर्यटक बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के पीछे से टकरा गई। खबरों के अनुसार दुर्घटना में मारे गए लोगों में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। बस में 37 छात्र, 5 अध्यापक और बस के 2 कर्मचारी सवार थे। 38 घायलों को त्रिशूर चिकित्सा विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कुछ घायलों को अलातूर के अस्पताल में ले जाया गया। दुर्घटनाग्रस्त बस बच्चों को लेकर तमिलनाडु के पर्यटन स्थल ऊटी जा रही थी। महाराष्ट्र में कल डीआरडीओ ने डिफेंस एक्सपो 2022 के मद्देनजर पुणे में 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है। इन नावों को डीआरडीओ ने ही डिजाइन किया है। जहाज पर कोई मानव नहीं होने के कारण वीडियो फीड को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा, जो निगरानी करने में उपयोगी होगा। जल्द ही इन नावों को सशस्त्र सेवाओं में शामिल किया जाएगा। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में सत्र 2021-22 में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी को एथेनॉल उत्पादन के लिए और 359 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन चीनी मिलों द्वारा किया गया था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि यह मौसम भारतीय चीनी क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सत्र साबित हुआ है। इस सत्र में चीनी का रिकॉर्ड 109 लाख मीट्रिक टन से अधिक का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने कहा कि सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति से भारतीय चीनी उद्योग ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। देश में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार 25 कोयला खदानों में उत्पादन 100% से भी अधिक रहा है और इस वजह से हो गया है। सबसे ज्यादा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड CIL हो गया है। सबसे ज्यादा उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने 45.67 मीट्रिक टन किया है। इसके बाद SCCL ने 4.93 मीट्रिक टन और अन्य खदानों ने 7.33 मीट्रिक टन उत्पादन किया है। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करने का फैसला किया है। ये कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार वियना मुख्यालय में आयोजित ओपेक देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कटौती का फैसला लिया गया।
ये 2020 में कोविड महामारी के बाद से तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कटौती है। ओपेक प्लस ने बयान में कहा कि यह फैसला वैश्विक आर्थिक और कच्चे तेल के बाजार परिदृश्य में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओपेक के निर्णय पर निराशा जताई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रिंडिज ने कहा कि राष्ट्रपति ओपेक के इस निर्णय से निराश हैं। उन्होंने कहा, आपूर्ति में कटौती का असर उन देशों पर पड़ेगा जो पहले से ही ऊंची कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यूक्रेन पर रूस के हमले से निरंतर नकारात्मक प्रभाव का सामना कर रही है। वहीं ओपेक प्लस के सदस्य देश सऊदी अरब ने इस कदम का स्वागत किया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बढ़ती ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में 20 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती की आवश्यकता थी। बता दें कि ओपेक प्लस के ये नियम नवंबर से लागू होंगे। और बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के नोंग बुआलाम प्रांत में एक चाइल्ड सेंटर में हुई मास शूटिंग में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि ये गोलीबारी देश के पूर्वोत्तर प्रांत में हुई है। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। डिप्टी नेशनल पुलिस चीफ जनरल तोरसाक सुखविमोल ने बताया कि चाइल्ड सेंटर में हुए हमले में 34 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 22 बच्चे शामिल हैं। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया है वो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है। उसे कुछ समय पहले ही नौकरी से निकाला गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 34 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी शख्स ने अपने बच्चे और पत्नी को भी गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मार ली। बताया जाता है कि हमलावर बैंकॉक लाइसेंस की नंबर प्लेट की सफेद पिकअप में भाग गया था। पुलिस की ओर से कहा गया कि अगर किसी ने इस नंबर की पिकअप गाड़ी देखी है तो 192 पर कॉल करके जानकारी दे। मैक्सिको के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक हमले के दौरान कम से कम 18 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। बंदूकधारियों ने बुधवार को यूरेरो राज्य के सिटी हॉल में गोलियां चलाई, जिसमें शहर के मेयर सहित 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। गोलीबारी की घटना उस श्रृंखला की नवीनतम घटना है जिसने हाल के सप्ताहों में मैक्सिको को झकझोर कर रख दिया है। इसी तरह का एक हमला 21 सितंबर को हुआ था, जब बंदूकधारियों के एक समूह ने मध्य मैक्सिकन राज्य गुआनाजुआतो में एक बार में गोलीबारी की थी, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। इस बीच राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वे बंदूकधारियों को खोजने के लिए क्षेत्र में सेना और नौसेना इकाइयों को तैनात कर रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में किडनैप हुए भारतीय मूल के 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अपहरण करने वाले अमेरिकी नागरिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों में 8 माह की आरोही जसलीन, जसदीप और अमनदीप शामिल हैं। इससे पहले अपहरण के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपित को हिरासत में लिया था। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी की सेहत ठीक न होने के कारण उसका उपचार करवाया जा रहा है। वहीं अपहृत अमनदीप सिंह का जला हुआ ट्रक मिला है। पुलिस का कहना है कि संभवतः ट्रक को सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई होगी। कैलिफोर्निया पुलिस ने बताया कि मर्सिड काउंटी के एटवाटर में एक एटीएम में पीड़ित के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। बैंक से लेन देन के सबूत भी मिले हैं। लेन देन करने वाले शख्स की तस्वीर अपहर्ता से मिलती है, जो घटना के समय सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया था। उसने सिर के सारे बाल कटवा रखे हैं और उसे आखिरी बार स्वेटशर्ट पहने देखा गया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।